हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकी। दोस्तों, मैं ये जो बात अभी एक सीरीज बनाई है लक्ष्मीकांत का, जो पॉलिटी है, ये लक्ष्मीकांत बुक है, इससे संबंधित मैं चर्चा कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट अहम चर्चा है जो कि बहुत डिटेल से आप लोगों को बताना चाहता हूँ, खास करके उन बच्चों के लिए जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपियर्स हो रहे हैं और पीसीएस या अदर स्टेट के पीसीएस या यूपीएससी यूपीपीसीएस जो भी है, कोई भी पेपर्स में जो पॉलिटी का रूल्स रहता है। और मैं खासकर सभी छात्रों को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप लक्ष्मीकांत जरूर अपने पार्ट ऑफ लाइफ में ज़रूर इसे शामिल करें। तो ये सवाल है कि नागरिकता की समाप्ति पर हम कहते बताएंगे, नागरिकता की कैसे समाप्त होगी, इसके बारे में बताया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियम, ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ही प्राप्त नागरिकता होने के 3 कारण बताए गए हैं। अब जो ये इसके जो है 3 कारण बताए गए हैं, पहला क्या है? त्यागना है, बर्खास्तगी है, वंचित करना है। यानी आप जो है त्याग देते हैं, बर्खास्त हो जाता है, वह वंचित होना, ये 3 प्रकार के नागरिकता के बारे में बात करता है। अब पहली कंडीशन ये कहता है कि स्वैच्छिक से त्याग। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता है। यानी कि एक भारतीय नागरिक को जो पूर्ण आयु और क्षमता हो, इसके जो पूर्ण आयु हो और जो है क्षमता हो, ऐसी घोषणा के उपरांत, यानी ऐसे डिक्लेरेशन के उपरांत वो भारत का नागरिक नहीं रहता, यानी इंडियन सिटीजन वो नहीं रहता है। अपनी नागरिकता को क्या है, त्याग सकता है। यानी जो भारत का नागरिक नहीं है वो अपनी नागरिकता को क्या है, त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब तक हो जब भारत में युद्ध व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसे पंजीकरण के एक तरफ रख सकती है। यानी जो इस तरह की घोषणा जब तक हो, भारत में युद्ध के व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसे जो है पंजीकरण को एक तरफ रख सकती है, यानी पंजीकरण को जो है एक तरफ रख सकती है। फिर उसके बाद में कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है, तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है। जब वो व्यक्ति जो है अपनी नागरिकता को क्या है, त्याग देता है, तो उसके जो लीगल शेयर्स हैं, वो नाबालिग हैं, उनके बच्चे, तो वो भी भारतीय नागरिकता नहीं रह जाते हैं। अब उसके बाद में यद्यपि इस तरह के बच्चों को उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर भारत का नागरिक बन जाएगा। अगर वो नाबालिग है और उसका जो वयस्क हो जाता है, फिर उनके जो है पिता या माता कोई त्याग कर सकता है, तो भी वो नागरिकता भारत का बना रहता है, जिसकी एज है 18 वर्ष निर्धारित की गई। ठीक, ये बात आपने बात किया था। अब दूसरी बात करता है बर्खास्ती द्वारा नागरिकता, यानी जो बर्खास्त कर दे उसकी नागरिकता की बात करता है। तो ये तो कोई भारत सरकार जो है स्वेच्छा से, यहाँ किसकी बात करता है? ये तो कोई भारत जो है भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। अब वो क्या नाम है, कोई स्वतंत्रपूर्वक किसी अन्य देश की नागरिकता वो प्राप्त कर लेता है, तो उससे भारतीय नागरिकता का स्वयं बर्खास्त हो जाएगा। वो भारतीय नागरिकता जो है स्वयं ही वो सस्पेंड हो जाएगा। हालांकि ये व्यवस्था तब लागू नहीं होगा जब भारतीय में युद्ध में व्यस्त हो। ये जो व्यवस्था है तब लागू नहीं होगा जब भारत में युद्ध में क्या है, वो व्यवस्था जब युद्ध के कगार पे होगा, तब ये नियम लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरा, वंचित करने द्वारा। यानी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप में बर्खास्त करना होगा। पहला बात है, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। क्या है, जो अगर ये सिटीजन्स है वो किस तरीके से प्राप्त किया हो, वो फर्जी तरीके से प्राप्त किया हो। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, जो नागरिक है वो संविधान पर विश्वास, फेथ वर्शिप जो है पूरे तरीके से नहीं दिखाया और उसने क्या किया, अनादर किया। और तीसरी बात कहता है, यदि जो है नागरिक जो है, यदि नागरिक युद्ध के दौरान शत्रुओं का साथ और गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया। अगर एक देश से दूसरे देश के जो है क्या नाम है युद्ध चल रहा हो, उस देश में जो है
उस देश का वो क्या है जो शत्रु देश है उसका वो साथ दे रहा हो, पूरी तरीके से बता रहा हो, तो उसे संश्रय दे रहा हो, तो उसे कोई भी राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो या उसने कोई राष्ट्र विरोधी जो सूचना दी हो, तो इस आधार पर वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। फोर्थ कंडीशन कहता है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान, यानी पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, जो रजिस्ट्रेशन द्वारा हुआ या प्राकृतिक नागरिकता से मिली हुई है, और 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में, यानी इस जो नागरिक प्राप्त हुआ किसी अन्य देश में जो है 2 वर्ष के लिए क्या हो, कैद हुआ हो। अब उसके बाद अब 5वीं बात कहता है नागरिक समान रूप से भारत से बाहर 7 वर्ष तक से रहा हो, यानी नागरिक जो है समान रूप से भारत से बाहर 7 वर्ष से रह रहा हो, तो उसे नागरिकता जो है खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं कि एकल नागरिकता, ये आप हेडिंग देखते हैं एकल नागरिकता। एकल नागरिकता पर हम देखते हैं कि एकल नागरिकता के यहाँ भारत जो है दोहरी नागरिकता नहीं है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है, यहाँ सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। तो यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है, क्या है, जो भारत का संविधान है वो फेडरल है, और इससे दोहरी राज्य पद्धति केंद्र और राज्य को अपनाया है, यानी दोहरी दो सिस्टम जो है इसने अडॉप्ट किया है, एक सेंट्रल और दूसरा स्टेट, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई, यानी आप जो है क्या नाम है, स्टेट और सेंट्रल है, फिर भी यहाँ 1 सिटीजनशिप की जो है मैनेज की गई, व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं, जो अगर राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। अब देखते हैं कि अन्य संघीय राज्य जैसे अमेरिका है, अमेरिका स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है, ठीक है, जो अमेरिका है और स्विट्जरलैंड है वहाँ क्या है, दोहरी नागरिकता को जो है अपनाया गया है। अब उसके बाद में कहता है क्या है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति जो है न केवल अमेरिका का नागरिक है वरन उस राज्य का विशेष भी नागरिक है। अमेरिका में क्या है कि वहाँ के जो प्रत्येक नागरिक है उस राज्य का नागरिक है, उस देश का भी नागरिक है जहाँ वो रहता है। इस तरह की दोहरी नागरिकता प्राप्त है, वहाँ डुअल सिटीजन जो है अमेरिका में प्राप्त है। इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार या राज्य सरकार जो है दोहरे अधिकार भी प्राप्त हैं। अब देखते हैं कि ये व्यवस्था जो है, ये व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है। जो ये व्यवस्था है दोहरी नागरिकता का क्या है, डिस्क्रिमिनेशन की जो है प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। जैसे कि राज्य अपने नागरिकों के प्रति भेदभाव बरत सकता है, जो है स्टेट जो है अपने सिटीजन्स के जो है पर जो है क्या डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। ये भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवसाय आदि को लेकर हो सकता है। कहाँ कहाँ भेदभाव हो सकता है, क्या नाम है, वोट, राइट टू वोट पर होता है, सार्वजनिक पदों पर होता है, व्यवसाय के आदि लेकर हो सकता है। ऐसी समस्या दूर करने के लिए भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत में क्या है, एक ही नागरिकता जो है व्यवस्था अपनाया गया है। भारत के सभी नागरिक जो है भारत में सभी नागरिक को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास की कहीं पूरे देश के समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी हैं, यानी भारत के सभी नागरिक को चाहे उनका जन्म कहीं और निवास कहीं और हो, कहीं जन्म हो और निवास कहीं और है, पूरे देश में समान नागरिक का अधिकार प्राप्त होगा। यानी पूरे जो है होल कंट्री में जो क्या है उसे जो है क्या है समान जो है नागरिक अधिकार जो है यानी इक्वल जस्टिस उससे क्या है प्राप्त होंगे। उन्हें उनके बीच किसी तरह का जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी किसी तरीके से उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था को कुछ जो है अपवाद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं संसद अनुच्छेद 16 के तहत जो है ये अपवाद देखिए 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि राज्य किसी विशेष रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियां नियुक्त को अलग सुविधा मिले, यानी राज्य के जो है विशेष रहने वाले लोगों को नौकरियों में कुछ अलग से नियुक्त या विशेष सुविधा मिले। ये सुविधा उस राज्य के केंद्र शासित क्षेत्र तहत स्थानीय व अन्य
अनुप्रशासन के तहत हो, क्या हो, अनुप्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी संबंधित जो है सार्वजनिक रोजगार निवास के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्र पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, क्या है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवास अनिवार्यता करें। जैसे कि यह अधिनियम 1974 समाप्त हो गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसा व्यवस्था नहीं है। यानी जो है, जैसे कि ये जो अधिनियम 1974 को समाप्त हो गया है, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर किसी भी राज्य में ये व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी बात क्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 15 जो है 15 में क्या है कि किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर जो है भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगता है। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाले मामला न हो। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शिक्षित शुल्क में छूट दे सकता है। अब तीसरी बात करते हैं कि निवास में घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के हित की सुरक्षा के विषय पर, दूसरे शब्दों में जनजातीय क्षेत्र के विषय के प्रवेश पर निवास पर प्रतिबंध है। निवास पर क्या है, प्रतिबंधित है। यानी अनुसूचित जाति जो शेड्यूल कास्ट है उसके इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के पर्पज से, या एसटी है तो उनके जो है किसी भी पर्टिकुलर जो है प्रवेश में जो है क्या है रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। इसी तरीके से आप देखिए कि जो है निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था है कि उनके विशेष जो है क्या है उनका स्पेशल संस्कृति, कल्चर, भाषा, लैंग्वेज, रिवाज, चलन आदि को बचाने के लिए किया गया है। जो उनकी संस्कृति बची रहे, उनकी जो है भाषा बची रहे, जो रिवाज है उनके बचाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। यही नहीं ये व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने, उनको शोषण के विरुद्ध भी सुरक्षा करवा देगी। यहाँ भी नहीं जो है इनकी जो व्यवस्था है उनकी प्रॉपर्टी या उनको परंपरा बचाने या उनको शोषण के विरुद्ध सुरक्षा का कवच है। और उसके बाद में देखते हैं कि चौथा बात करें जम्मू कश्मीर के मामले में। अब ये जम्मू कश्मीर हालांकि ये अब चेंज हो चुका है, पूरा फ्यूचर जो चेंज हो चुका है। राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई व्यवस्था निवासियों को व्याख्या और राज्य सरकार तक रोजगार एवं अधिकार के मामले में उन्हें विशेष सुविधाएं दें। ये सुविधाएं राज्य की संपत्ति को अधिकार राज्य में निवास, छात्रवृत्ति, अन्य सरकारी व्यवस्था के अनुसार हो सकती है। अब बात करते हैं भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करती है। एकीकृत अधिकार है, कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। ये व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए, ताकि एक शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। यानी जो भारत का संविधान है वो कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है। एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का जो है प्रोविजंस करता है, और ये केंद्रीकरण का अधिकार है, एकीकृत का अधिकार है। कुछ मामलों को छोड़कर, यानी कुछ सर्टेन मामले हैं उन्हें जो है छोड़कर जो है ये प्रदान करता है। ये व्यवस्था भाईचारे को बढ़ाने की बात करता है, लोगों के बीच में एकता बनाए रखने के लिए की गई, ताकि एक तो शक्तिशाली भारत के राष्ट्र की स्थापना हो सके। इसके बावजूद भी भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषाई विवाद आदि होते रहते हैं। इस तरह का संविधान निर्माताओं का एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका। अब हेडिंग देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिकता, यानी जो विदेशी भारतीय नागरिकता उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये सितंबर 2000 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने भारतीय डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यानी डायस्पोरा पर LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जो है समिति गठन किया गया। कमेटी के वैश्विक भारतीय डायस्पोरा के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने के उपाय को अनुशंसा देने का कार्य सौंपा गया। अब उसके बाद में जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट, जो ये समिति थी डायस्पोरा समिति थी, अपनी रिपोर्ट जो है 2002 में सौंपी। इसने
नागरिकता अधिनियम 1955 संशोधनों की सिफारिश की, जो नागरिक सिटीजनशिप एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करने के लिए जो है रिक्वेस्ट की, ताकि भारतीय मूल के व्यक्ति यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यानी PIOS की दोहरी नागरिकता प्रदान की जा सके, लेकिन कुछ विशेष देशों में रहने वालों को ही, यानी यहाँ डबल सिटीजनशिप की बात की, लेकिन विशेष देशों में रहने वालों को ही मिलेगी। अब ये देखते हैं इसमें क्या आया, रिकमेंडेशन आया। उसी के अनुसार नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में विदेशी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 16 निर्दिष्ट देशों PIO यानी भारतीय मूल व्यक्तियों को के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश छोड़कर, पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को छोड़कर इस अधिनियम के पूर्वमुख अधिनियम राष्ट्रमंडल नागरिकता से संबंधित सभी प्रावधान को हटा दिया गया है। बाद में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों के भारतीय मूल व्यक्तियों की विदेशी नागरिकता भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश का प्रावधान किया गया है, जब तक कि उन्हें गृह देश स्थानीय कानून के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान करते हैं। पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंध में प्रावधान को संशोधित कर दिया गया, जो पुनः नागरिकता संशोधन अधिनियम है LM सिंगरी की रिकमेंडेशन पर जो है 2005 में मुख्य अधिनियम में विदेशी भारतीय नागरिकता OCI संबंधी प्रावधान को संशोधित कर दिया। इसमें भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर यानी भारतीय विदेशी नागरिकता क्या कहा जाएगा, इसमें जो है भारतीय विदेशी नागरिकता कार्ड होल्डर यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के नाम से एक नई योजना शुरू की गई, जिसमें PIO कार्ड स्कीम तथा OCI कार्ड स्कीम को मिला, यानी PIO स्कीम हो गया और OCI स्कीम का जो कार्ड मिला विलियत कर दिया गया, जो दोनों को क्या है कार्ड को क्या है विलियत कर दिया गया। PIO कार्ड स्कीम 19 तारीख 8वां महीने 2002 में शुरू किया गया, जो 19 तारीख है 19 अगस्त को जो है 2002 में शुरू किया गया। उसके बाद OCI कार्ड स्कीम 1/12/2005 में शुरू की गई थी। दोनों स्कीम साथ साथ चल रहे थे, यानी 2 स्कीम चल रहे थे, एक 8/2002 में, एक 2005 में, दोनों स्कीम लागू किए तो दोनों स्कीम जो है साथ साथ चल रहे थे। OCI स्कीम अधिक लोकप्रिय थे। आवेदक जो है इस कारण भ्रम में स्थिति में थे। आवेदक भ्रम को दूर करने उन्हें अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने PIO तथा OCI को मिलाकर एकल स्कीम सूत्र किया, जिसमें दोनों स्कीम के सकारात्मक पक्षों को शामिल किया। इस प्रकार उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकल नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 अधिनियम संशोधन किया गया। PIO के स्कीम यानी जो है PIO के स्कीम 1/2015 को प्रभावी से रद्द कर दिया गया है। ये PIO स्कीम जो है 9/1/2015 को जो है प्रभावी रूप से क्या है रद्द कर दिया गया और सूचित किया गया है कि सभी चालू PIO कार्ड धारक 9/1/2015 का OC कार्ड धारक मान लिए जाएंगे। जो PIO जो कार्ड धारक हैं उन्हें 9/1/15 के जो है सभी OC कार्ड मान लिए जाएंगे, OCI कार्ड मान लिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या कहा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में विदेशी भारतीय नागरिक को बदलकर विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया। क्या रख दिया गया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कर दिया गया और मुख्य अधिनियम निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला क्या कहा कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का निबंध, भारत सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक होल्डर को पंजीकृत कर सकती है। पहला क्या है, पूर्ण आयु की क्षमता वाला कोई व्यक्ति जो कि किसी अन्य देश के नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय उसके बाद भारत का नागरिक था, अथवा सेकंड कहता है जो कि किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक होने के लिए अर्हता था, और थर्ड कहता है जो किसी अन्य देश के नागरिक है लेकिन उसे भूभाग से संबंधित रखता है जो 15 अगस्त 1947 भारत का भाग हो गया हो, और फोर्थ कहता है जो कि
जो कि ऐसा किसी नागरिक का पुत्र, पुत्री या पौत्रिका या परपुत्री हो, अथवा कोई भी व्यक्ति जो धारा ए में उल्लेखित व्यक्ति को नाबालिग बच्चा हो, अथवा कोई भी व्यक्ति जो कि नाबालिग अथवा बच्चा हो जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो, अथवा दोनों में से भारत का नागरिक हो। अब बताता है डी कहता है कि भारतीय नागरिक का विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक, विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका विवाह निर्बंधित है और आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि के पूर्व कम से कम 2 वर्ष लगातार चला रहा हो। कोई भी व्यक्ति जो स्वयं अथवा उसके माता पिता में से कोई भी जिससे दादी दादा परदादी हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश अथवा किसी ऐसे देश जिन्हें भारत सरकार में उल्लेखित कर सकती है। विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के लिए निबंध की अर्हता नहीं होंगे। दूसरी बात कहता है भारत सरकार आंकड़े डाटा को उल्लेखित कर सकती है जिससे सूचीबद्ध भारतीय मूल को कार्डधारक व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर मान लिया जाएगा। तीसरी पॉइंट कहता है बिंदु में कोई भी बात जो पहले रहते हुए भी केंद्र सरकार अगर संतुष्ट हो, कोई विशेष परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों को लिखित में अभिलिखित कर किसी भी व्यक्ति को विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर निर्बंधित कर सकती है। अब सेकंड बात कहती है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो विदेशी भारतीय नागरिक है कार्ड होल्डर को प्राप्त करने का अधिकार। एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जैसे केंद्र सरकार में उल्लिखित है या विशेष निर्देशों कर सकती है, जो विदेश जो है स्पेशल जो है डायरेक्शन कर सकती है। दूसरी है एक विदेशी भारतीय नागरिक जो है एक विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को निम्नलिखित अधिकार नहीं होंगे जो कि किसी भारतीय नागरिक को होते हैं। पहला, उसे सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की संभावना का अधिकार नहीं होगा। बी कहता है कि वो राष्ट्रपति चुनने जाने के लिए आहर नहीं होगा, वो उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए आहर नहीं होगा। और डी कहता है क्या है कि वो सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आहर नहीं होगा, वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए आहर नहीं होगा, वो एक मतदाता के रूप में पंजीकृत किए जाने का अधिकारी नहीं होगा, वो लोकसभा का राज्यसभा सदस्य का बनने के लिए आहर नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एच, वो जो है राज्य विधानसभा या राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए आहर नहीं होगा, वो सार्वजनिक सेवाओं के नियुक्त तथा संबंध राज्य के मामले से संबंधित जो है पद के लिए आहर नहीं होगा जब तक कि ऐसी सेवा या पदों को नियुक्त के लिए केंद्र सरकार विशिष्ट निर्देश न दे दे। विदेशी भारतीय नागरिकता कार्ड का प्रत्याग, यानी यदि कोई विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के निर्धारित प्रपत्र पद्धति से उस कार्ड के प्रत्याग की घोषणा करता है जो उसे विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करती है, तब इस घोषणा को केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत किया जाएगा तथा इस पंजीकरण के पश्चात वो व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक नहीं रह सकते हैं। दूसरी बात कहता है कि जब एक व्यक्ति विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर नहीं रह जाता है तब उसका विदेशी मूल, उसका पति पत्नी विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया हो या उसके नाबालिग बच्चे जो कि विदेशी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, भारत का वो विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। क्या है, भारत को वो विदेशी नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कार्ड देखते हैं। पहले ये देखते तालिका 1 देखते हैं, तालिका कार्ड नहीं रह जाएगा। 1 मिनट। और उसके बाद में कहता है कि विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण रद्द होना। जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं, कार्ड होल्डर के रूप में हैं, उनका पंजीकरण रद्द होना, यानी केंद्र सरकार विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के रूप में किसी व्यक्ति को पंजीकरण रद्द कर सकता है यदि वो संतुष्ट है। तो क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को धोखाधड़ी, असत्य, प्रतिनिधि अथवा भौतिक साक्ष्य को छुपाकर प्राप्त की गई हो, विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर को भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की गई हो, अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने ऐसे किसी युद्ध जिसमें भारत में भी संलग्न है दौरान शत्रुओं के साथ गैरकानूनी रूप से संपर्क स्थापित किया हो। डी कहता है
विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर ने पंजीकरण के 5 वर्ष के अंदर 2 वर्ष से कम कैद की सजा भुगती हो। यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी दूसरे देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अथवा समान जनता के हित में हो, अथवा किसी विदेशी भारतीय कार्ड होल्डर के विकास किसी सक्षम न्यायालय द्वारा व अन्य न्यायालय को भंग कर दिया गया हो, भंग नहीं किया गया हो, लेकिन किसी ऐसे विवाह बनते रहते हैं, किसी कोई साथ विवाह कर लिया हो और उसके बाद में ये कर लिया हो, ये सारी चीज़ कंडीशन दिए गए हैं। अब ये देखते हैं आपके साथ जो है ये NRI और क्या है NRI PIO OC कार्ड होल्डर की तुलना, यानी इसमें ये कहा गया है कि क्रम संख्या तुलना है 1 2 क्रम संख्या है, कौन आहता है, अप्रवासी भारतीय जो है भारत के नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, जो अप्रवासी किसी जो ये भारत के ही नागरिक होता है वो साधारणतः भारत के बाहर जो है निवास करता है, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट, उसे क्या कहा जाता है, अप्रवासी भारतीय यानी NRI। भारतीय मूल को व्यक्ति को क्या कहा जाता है, PIO यानी एक व्यक्ति जो अथवा जिसके कोई पूर्वज भारतीय नागरिक हो, जो कोई एक व्यक्ति हो या उसके कोई पूर्वज जो है वो क्या हो, भारतीय नागरिक हो और वर्तमान में अन्य देश का नागरिकता राष्ट्रीय धारण करता हो, जिसके पास वो विदेशी पासपोर्ट धारक, उसे क्या कहा जाता है, PIO कहा जाता है, यानी भारतीय मूल के व्यक्ति को कहा जाता है। और उसके बाद में कहा गया कि विदेशी भारतीय नागरिक यानी OCI कार्ड होल्डर, एक जो विदेशी भारतीय नागरिक हैं OCI कार्ड होल्डर को नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत होता है। निम्नलिखित कोर्ट में विदेशी नागरिक की OCI कार्ड होल्डर के रूप में पंजीकरण के लिए अर्ह है। और उसके बाद में कहते हैं क्रम संख्या NRI और उसके बाद में PI। अब OCI के में क्या क्या OCI ये सारे कंडीशन दिए गए हैं। OCI में क्या है, जो संविधान लागू होने से 26/1/1950 के बाद जो है क्या है, 26/1/1950 या उसके बाद भारतीय नागरिक था, अथवा 26/1/1950 भारत के नागरिक बनने के लिए क्या है वो योग्यता रखता हो, अर्हता रखता हो, अथवा उस भूभाग में निवासी जो 15 अगस्त 1947 भारत का अंग बन गया हो, अथवा जो किसी नागरिक की पुत्र या पुत्री परपौत्री हो, अथवा 5वीं बात करते जो ऊपर लिखित व्यक्तियों के नाबालिग संतान हो। 6वीं बात करता है जो नाबालिग बच्चा और उसके माता पिता भारत के नागरिक हो अथवा दोनों में से एक भारत का नागरिक हो। 7वीं बात करता है भारत के नागरिक के विदेशी मूल का पति पत्नी अथवा विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर की विदेशी मूल का पति पत्नी जिसका पत्नी नागरिकता अधिनियम 1955 पंजीकरण किया गया हो, विवाह आवेदन करने की प्रस्तुति तुरंत पहले लगातार कम से कम वर्षों तक चला हो। अब उसकी बात करता है कि प्राप्त कैसे होगी, कहाँ आवेदन करना होगा। तो इसके लिए आहता व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा। क्या होगा, उस समय जब तक कि ऑनलाइन भुगतान की सुविधा आरंभ होती है निम्नलिखित दिशाओं में पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रिंट आउट, ये सारे प्रोसीजर बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो है क्रम संख्या तुलना में अप्रवासी NRI भारतीय मूल विदेशी भारतीय OCI कार्ड धारक के बारे में बताता है। तो इसके बाद शुल्क के बाद इसके सारे जो है प्रोसीजर बताता है, कैसे कितना पैसे लगेंगे, कैसे क्या लगेंगे, क्या लाभ प्राप्त होंगे। अब सभी लाभ भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसे कि भारत सरकार का समय समय अधिसूचना जारी करेगा, कोई विशेष लाभ नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताया गया है। अब क्रम संख्या तुलना है, ये सारी चीज़ को आपको जो है पूरी तरीके से आप देख लीजिए, क्या क्या लाभ हो, क्या क्या नहीं होंगे। ओके, अब मैं जो है जन्म की नागरिकता है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि सर विषय वस्तु व्याख्या, जन्म की नागरिकता, वंश की नागरिकता, पंजीकरण की नागरिकता, प्राकृतिक से नागरिकता, असम समझौते से अन्य व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी विशेष प्रावधान है, भूभाग सम्मिलित नागरिकता है नागरिकता। और उसके बाद में क्या गया 7A में क्या गया कि 7A में व्यवस्था की विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर का पंजीकरण। 7A में क्या गया, विदेशी भारतीय कार्ड जो है कार्ड होल्डर पंजीकरण के बाद ये एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद में 7B में जो है विदेशी भारतीय जो है कार्ड होल्डर के अधिकार प्रदान करना होता है। और C में होता है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड का प्रत्याग होता है। और उसके बाद D का 7D में जो है विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड होल्डर के पंजीकरण रद्द होना होता है। नागरिकता की समाप्ति है, तो 8 में भारत नागरिकता का समाप्त प्रत्याग की बात करता है। 9 में नागरिकता को समाप्त करने की बात करता है। 10 में नागरिकता वंचित की बात करता है। 11 में राष्ट्रमंडल नागरिकता निरस्त की बात करता है। 12 में कर्तव्य देशों की नागरिकता भारतीय नागरिकों के समान अधिकार देना होता है, जो कि निरस्त है।
13 में संदेह की स्थिति में नागरिकता प्रमाण पत्र देता है। धारा 5, 6 और 7 अंतर्गत आवेदन का निस्तारण है। और उसके बाद 14A राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना। और उसके बाद 15 के पुनरीक्षण, 16 का जो है शक्ति का प्रतिविधान, 17 का अपराध, 18 का कानून बनाने की शक्ति है, 19 में निरसन है। अब ये जो है नागरिकता संशोधन नियम की एक नज़र और देखिए। पहला अनुसूची है राष्ट्रमंडल देशों के संबद्ध देशों की सूची, और उसके बाद 2003 में संशोधन निरस्त किया गया। दूसरी अनुसूची में निष्ठा के शपथ। तीसरी अनुसूची में प्राधिकरण के लिए योग्यता है। चौथी अनुसूची में क्या है, विदेशी भारतीय नागरिकताओं के लिए संबंधित देश 2005 में संशोधन से निरस्त कर दिया गया है। अब इससे संबंधित जो इस संदर्भ में सूचित इस तिथि के ऐसे स्थानांतरण परमिट व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। स्थानांतरण की व्यवस्था 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले लागू किया। जो लोग 26 जनवरी जो है 1950 के बाद भारत आए हैं, उनकी नागरिकता संबंधी मुद्दों का समाधान नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किया गया है। और संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान 22 भाषाओं मूलतः 14 में शामिल किया गया है। ठीक है। अब ये देखिए कि यदि विदेश से यदि जो है छात्र विदेश में पढ़ रहा हो तभी लागू होगा, जो भारत जो है पढ़ रहा हो तभी लागू होगा। भारत सरकार में नौकरी में हो या किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है में हो जिसके तहत जो जिसका भारतीय सदस्य हो, या अपनी वार्षिक पंजीकरण इस संदर्भ में करता हो कि वो भारत का नागरिकता का ग्रहण करना चाहता हो। 32वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 32वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत जो है क्या है, अनुच्छेद 371D में शामिल किया गया है। और उसके बाद में क्या 5A के 371D तेलंगाना राज्य का विस्तारित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा इसे जम्मू का जो है कर दिया गया है। 6वें बात करता है जम्मू कश्मीर अनुप्रयोग जो के लिए 1954 अनुच्छेद 35 से भारतीय राष्ट्रीय संविधान में जो है संशोधन 1970 का हटा दिया गया है। अब ये बातें करते हैं। अब उसके बाद में जो है अब कल का जो टॉपिक होगा वो फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार पर बात करेंगे। दोस्तों आज यहीं तक मैं अपने वीडियो को विराम लगाता हूँ। धन्यवाद।